मैट्रिक्स से नियो सभी गोलियों को चकमा देता है, उनके अंधे स्थान में प्रवेश करता है और रैंप की ओर बढ़ता है। यह महसूस करते हुए कि अब कुछ जीटीए खेलने का समय है, गति प्राप्त करने के लिए और भी अधिक गति बढ़ाता है और ट्रक के ऊपर से कूद जाता है। अभी भी हवा में, वह एक और साहसिक कदम के लिए तैयार है। मोटरसाइकिल से कुशलता से छलांग लगाते हुए दूसरे वाहन की ओर बढ़ते हुए, सुरक्षा कार के ऊपर उतरते हुए सावधानी से वह खड़ा होता है और अपने पैरों पर खड़ा होता है, गहरी सांस लेता है और तैयार होता है। अपने 2 खंजर हाथ में लेता है और कहता है कि अब से मजा शुरू होता है। चूंकि वे अपने साथियों को मारने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, इसलिए गार्ड सिर्फ नायक को देखते हैं, ये देखते हुए कि उसके पास कोई हथियार भी नहीं है। पागलों ने गति बढ़ाने का फैसला किया, ये कहते हुए कि जैसे ही वह वाहन के पास पहुंचेगा, वे उसे कुचल देंगे। स्वाभाविक रूप से ताहा इंजन की तेज आवाज सुन सकता है। वह ध्यान से सुनते हुए अपना सिर उठाता है, सही समय का इंतजार करता है। इसलिए वेंडेट्टा बस को रोकने के लिए एक छोटी सी छलांग लगाता है, सहारे के लिए कार पर निर्भर करता है। नतीजतन वह सीधे बस की ओर बढ़ जाता है। नायक जल्दी से विंडशील्ड के माध्यम से प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता है, गार्ड के भ्रम के क्षण का फायदा उठाता है। इसके साथ ही वह शीशा तोड़कर गाड़ी में घुस जाता है। सैनिकों को जाहिर तौर पर ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे मुश्किल से प्रतिक्रिया करते हैं। स्थिति का फायदा उठाते हुए वेंडेटा तेजी से उन पर घातक हमला करता है, एक क्रूर तूफान की तरह उनके बीच से गुजरते हुए सचमुच अपने सभी दुश्मनों के सिर काट देता है। फिर वह खिड़कियां तोड़ देता है, ड्राइवर को अलग कर देता है और उसके बगल में बैठ जाता है। जाहिर है, उस आदमी को नहीं पता कि उस स्थिति में क्या करना है। वह मुश्किल से यह समझ पाया कि एक बाइक सवार जो अभी कुछ देर पहले उड़ रहा था, अब वहां कैसे पहुंच सकता है। कुछ पैसे देते हुए टैड ने माफी मांगी और पूछा कि क्या वह आदमी थोड़ा तेज गाड़ी चला सकता है। उसे भरोसा दिलाया कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिले में यह बताया गया है कि 600 मीटर के दायरे में ड्रोन की पुष्टि हुई है। दावा किया गया है कि 16 का हवाला दिया गया था। ग्रे ने बताया कि वे कम ऊंचाई से हमला करने के लिए अलग हो गए। साथ ही गति को देखते हुए वे एफपीवी प्रतीत होते हैं। सुयान का कहना है कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। कुछ घंटे पहले शि ने मेजर से पूछा था कि पिछला युद्ध कैसे लड़ा गया था। आदमी बताता है कि चोंग और ओजांग केवल पूर्व निर्धारित समय के दौरान ही लड़े थे। वह कहती है कि यह विडंबना है क्योंकि वे मध्ययुगीन यूरोप में नहीं है। फिर भी वह पूछती है कि युद्ध को जिले के भीतर ही क्यों सीमित रखा गया था। आखिरकार जब भी एक पक्ष ने छोड़ा तो दूसरे ने भी ऐसा ही किया। मेजर ने बताया कि केवल छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया था और केवल पीक ने उनका इस्तेमाल किया क्योंकि दोनों गिरोह ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहते थे। आखिरकार अगर ऐसा राक्षस फिर से दिखाई दिया तो कोई भी अगले दिन देखने के लिए जीवित नहीं रहेगा। इसके साथ लड़की एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है। स्टुइन का कहना है कि इसीलिए पीट ने ओजान के रडा तक पहुंचने से पहले चीजों को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन जिले पर कब्जा करने में बहुत समय लगेगा। लड़का आखिरकार ड्रोन के पीछे का कारण समझ जाता है। सहायक का कहना है कि वे शायद आत्मविनाश के लिए आरपीजी या ग्रेनेड से लैस हैं, चेतावनी देते हैं कि उन्हें तैयार रहना चाहिए। ड्रोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना शुरू करते हैं। कुछ सैनिक उन्हें देख लेते हैं और उन्हें मार गिराने के लिए ड्रोन रोधी हथियारों से फायरिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके साथ ही उनमें से कुछ अपनी जगह पर मंडराने लगते हैं। एक सैनिक हिट का जश्न मनाता है, दूसरा भाड़े के सैनिकों को कोसते हुए अपनी राइफल से गोली चलाता है। गंजे आदमी को बताया जाता है कि उन्होंने पहली और 7वीं सड़कों पर ड्रोन पर नियंत्रण खो दिया है, यह मानते हुए कि दुश्मन के पास ड्रोन विरोधी क्षमताएं हो सकती हैं, और बीमार सवाल पूछते हैं कि वे ऐसा क्यों मान रहे हैं। उनके अधीनस्थ कहते हैं कि सिग्नल केवल कुछ स्थानों पर ही खो गए थे। स्वाभाविक रूप से सीईओ क्रोधित हो जाता है और पूछता है कि क्या येब के पास रडा है। इसके अलावा एंटी ड्रोन कुछ आमतौर पर नहीं देखी जाती हैं। हंसते हुए वह आश्वासन देता है कि उन्हें रोकने के लिए ये पर्याप्त नहीं होगा। अचानक ग्रे अविश्वसनीय रूप से हैरान हो जाता है। वे समझने की कोशिश करते हैं कि ड्रोन के साथ क्या हो रहा है। रिपोर्ट करते हैं कि उनमें से कई हैं, कम से कम 100 मानते हैं। और सिक पूछता है कि क्या उन्हें वास्तव में लगता है कि उनकी कंपनी सिर्फ 10 से 20 ड्रोन के साथ युद्ध शुरू कर देगी। एंटी ड्रोन केवल एक छोटे से क्षेत्र को अवरुद्ध करते हैं, और जब आप दूसरी दिशा में इशारा करते हैं तो संकेत वापस आ जाता है। अब आसमान में बिखरे सैकड़ों ड्रोन के साथ आदमी सोचता है कि वे कितनों को दबा पाएंगे। पिछले युद्ध के साथ जिले की अधिकांश इमारतों में नवीनीकरण हुआ। एक साधारण आदेश से ड्रोन को कहीं भी भेजा जा सकता है।
सीईओ का कहना है कि वह ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि उनके पीछे 800 विस्फोटक ड्रोन के साथ कितने बचेंगे। रेडियो पर किसी ने रिपोर्ट दी कि ड्रोन वेंटिलेशन के माध्यम से घुसपैठ कर रहे हैं। चेतावनी दी कि उन्हें इमारत का लेआउट पता है। सुबेन ने सभी को वहां से बाहर निकलने का आदेश दिया, कहा कि उन्हें पहले से ही प्रोग्राम किया गया है, इसलिए उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं है। मुस्कुराते हुए एक मेजर ने आश्वासन दिया कि बॉस पहले से ही आ रहा है। कोई गंजे आदमी को पुकारता है, कहता है कि आकाश में कुछ अजीब है। बीमार होकर देखता है, भ्रमित। आकाश हमेशा की तरह सामान्य लगता है, लेकिन अचानक कई रोशनियां दिखाई देती हैं। वे अधिक से अधिक तीव्र होती जाती हैं। फिर कई विस्फोट होने लगते हैं। ड्रोन के सामने एक इमारत के ऊपर शूरी थी, जो अपने धागों को पूरी तरह से लपेटकर उन्हें रोकने के लिए जल्दी से जितने लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती थी, उनका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी। फिर वह उन्हें आत्मविनाश करते हुए कूद जाती है। कीट। वह उन्हें पहले न बताने के लिए माफी मांगती है और दावा करती है कि यही उसका असली हथियार है। लड़की कहती है कि शायद वे हैरान है, लेकिन जैसा कि उसने कहा, वह पिछले युद्ध के दौरान कहीं और थी। ये कहते हुए कि वह अपने पिता की मदद करने के लिए उस हथियार का उपयोग करना सीख रही थी, लेकिन भाग्य ने उसे बहुत देर से पहुंचाया। इसलिए वह इस बार चीजों को सही करना चाहती है। कहती है कि वे सुनिश्चित करेंगे कि वे कमीने फिर कभी उनके पड़ोस में कदम न रखें। सुजिन को गर्व है। वह गिजव से पूछती है कि उसकी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। गंजा आदमी एक और बैच लाने का आदेश देता है। उन्हें संख्याओं के साथ उन्हें अभिभूत करने के लिए कहता है। उनके रास्ते में आने वाले सभी को उड़ाने का आदेश देता है। लेकिन जब उसका सैनिक जवाब देने की कोशिश करता है, तो उसे कुछ हैरान कर देता है। अचानक कोई उसके पीछे वैन से टकराता है। कोई औरों को सूचित करता है कि यह किसी प्रकार का ड्रोन कमांड सेंटर होना चाहिए। बड़ा आदमी पुष्टि करता है कि वे सही थे। इसके साथ ही उसे देखकर कंपनी घबरा जाती है। टैंक गंजे आदमी की ओर जाता है, ये कहते हुए कि वह पहले उस आदमी का ख्याल रखेगा। मेजर ने कहा कि वह अभी भी एक सैनिक है और वहां कोई भी ऐसा नहीं है जो गिजाब की तरह लड़ सके। लेकिन उस आदमी ने उसे भरोसा दिलाया कि वे किसी को पीटने के लिए नहीं मिल रहे हैं, बस बातचीत को आसान बनाने के लिए। मुस्कुराते हुए उसने अपने दोस्त से पूछा कि वह याबुरी नाम के बारे में क्या सोचता है। वर्तमान में वापस भाड़े के सैनिक आश्चर्यचकित थे कि हयांग ने उस जगह को कैसे पाया। सैनिकों ने बताया कि अल्फाटाइन ने एक खतरे की पहचान की थी। बड़ा आदमी तेजी से भागता रहा, गोलियों से बचने के लिए अपना सिर नीचे करता रहा। परेशान होकर उनके कप्तान ने सिर पर निशाना लगाना बंद करने और इसके बजाय उसके पैरों पर गोली चलाने के लिए चिल्लाया। लेकिन टैंक ने उनमें से एक को पहले ही दीवार से टकरा दिया था। उसके साथी को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। फिर बड़े आदमी ने दूसरे भाड़े के सैनिक को जल्दी से नीचे गिरा दिया, उसे भी दीवार से बेहोश कर दिया। एक स्नाइपर ने कहा कि अल्फा टीम का खतरा उसकी निगाह में था। उसने स्वीकार किया कि वह आदमी एक राक्षस था। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसका शरीर पूरी तरह से कट गया था। जैसी कि उम्मीद थी, यह लड़की ने किया था। वह छतों पर तेजी से दौड़ रही थी। इन सिक्स ने इसे देखा और गुस्से से कोसा। उसने सभी को बताया कि उसने अभी अभी एक और स्नाइपर को मारा है। सुबन ने उसे काम के लिए बधाई दी और चेतावनी दी कि शायद और भी होंगे। उसे सतर्क रहने के लिए कहा। इसके अलावा उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह मौजूद है, इसलिए स्नाइपर संभवतः नीचे की ओर स्पष्ट दृश्य वाले स्थानों पर तैनात थे। और जिस स्थान पर स्नाइपर्स को समूहीकृत किया गया था, वह संभवतः वही स्थान था जहां ड्रोन तैनात थे। ग्रेस ने कहा कि उसे एक संभावित स्थान मिल गया था। उसने दावा किया कि यह सामुदायिक केंद्र के दूसरी तरफ एक सार्वजनिक पार्किंग स्थल था, जिसमें एक काली वैन थी। लड़की कहती है कि वह समझ गई थी और पहले से ही वहां जा रही थी, लेकिन किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। आखिरकार ओरंग को अभी अभी गोली लगी थी, लेकिन उसका उपनाम टैंक यूं ही नहीं था। उस लड़के को खरोंच तक नहीं आई थी। जैसे ही वह पास आया, उसने कहा कि पिछले 20 वर्षों के रक्तपात में वह उस देश में केवल एक भाड़े के सैनिक के रूप में जीवित रहा है। इन सिक्स ने कसम खाई कि वह पहले उन सभी का ख्याल रखने के बाद लड़की को मार देगा। अपना कोट फाड़ते हुए आदमी ने अपना रोबोटिक हाथ दिखाया और कहा कि वह गंजे आदमी को वहीं खत्म कर देगा। दूसरी तरफ एक कार वायोडेक्ट से टकरा गई। सौभाग्य से यह नीचे सड़क से टकराने पर पलटी नहीं। निर्देशक नायक के सामने घुटनों के बल पर था। उसे पागल कह रहा था, पूछ रहा था कि वेंडेट्टा उससे क्या चाहता था और वह ये सब क्यों कर रहा था। हालांकि उस आदमी ने जवाब दिया कि उसने पहले ही कहा था कि वह उसे दिन में एक बार चाकू मारने की योजना बना रहा है और उसने चाकू को उस आदमी के कंधे में घुसा दिया। और आपने पूछा कि क्या तायहो पागल था जो इस तरह के तुच्छ कारण के लिए ऐसा कुछ कर रहा था। नायक ने अपना फोन निकाला
और कहा कि अगर वह विदेश चला गया तो उसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए वह उसे जिले में ले जा रहा है। लेकिन निर्देशक ने जोर देकर कहा कि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि अब तक उन सड़कों पर कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने घोषणा की कि उन्होंने अपने आदमियों को बच्चों और बुजुर्गों सहित सभी को खत्म करने का आदेश दिया है, उन्हें भेदभाव न करने की आज्ञा दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 100 बिलियन से अधिक खर्च किए हैं एक ये पूछने पर कि क्या बच्चे को पता है कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि उन्हें बम, मिसाइलों या जो भी उन्हें आवश्यक लगे उसका उपयोग करके 1 घंटे के भीतर सब कुछ नष्ट कर देना चाहिए। नायक ने कहा कि उसने सुना है कि पिछले युद्ध में कई लोग सिर्फ 2 गिरोहों के बीच फंसने के कारण मारे गए थे, दावा करते हुए कि ऐसा लगता है कि वह आदमी अभी भी नहीं समझ पाया है कि वह केवल उसके पीछे क्यों आ रहा था। उन्होंने कहा कि जिसने अपना परिवार खो दिया है उससे अधिक घातक कोई नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए वे बिना किसी डर के सब कुछ जोखिम में डाल देते हैं। हालांकि उनसे भी ज्यादा मजबूत लोगों का एक समूह है जिनके पास बचाने के लिए एक परिवार है। तब निर्देशक को अस्पताल में वह दिन याद आया। टैगा ने कहा कि उन्हें यकीन है कि उस आदमी ने भी किसी ऐसे व्यक्ति की आंखें देखी हैं जो अपने परिवार की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, एक ऐसे दर्द के साथ जो उनके फेफड़ों को चीर देता है, एक ऐसा रोष जो उनके दिलों को नष्ट कर देता है। सभी उथली सांसों में फंसे हुए हैं जो प्रतिशोध का वादा करते हैं। ऐसे लोग मजबूत होते हैं और उन्हें इस तरह से बनाने वालों में से एक कोई और नहीं बल्कि खुद निर्देशक था। इसलिए नायक ने उसे चुप रहने और चुपचाप उसका पीछा करने के लिए कहा। लेकिन इन्होंने पूछा कि क्या बच्चा वास्तव में सोचता है कि परिवार और बदला जैसी चीजें पैसे से ज्यादा मजबूत हैं। होरांग की लड़ाई में वापस भाड़े के सैनिक ने स्वीकार किया कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह आदमी एक एक्सोजन था जो पिछले युद्ध के दौरान गिरोह का 16वां कमांडर था। गोलियों से बचते हुए बड़े आदमी ने कहा कि यह अतीत की बात है। अपनी कुल्हाड़ी घुमाते हुए इंसेक ने अपने प्रतिद्वंद्वी से कहा कि वह खुद को छोटा न समझे और कहा, हर कोई जानता है कि उस रैंकिंग का क्या मतलब है। शीर्ष 20 में से कोई भी, और ओजांग को देश में सबसे मजबूत में से एक माना जाता है। अचानक सिरी के धागे लड़ाई के बीच में दिखाई दिए। लड़की ने जल्दी से गंजे आदमी को पूरी तरह लपेट लिया। लड़की को कोसते हुए आदमी ने सोचा कि यह किस तरह का धागा है जिसे वह काट भी नहीं सकता। उसने उसका नाम लिया, दावा किया कि उसने सुना है कि वह अपने पूरे शहर में सबसे ज्यादा हत्या करने वाला व्यक्ति है। उसे कोसते हुए शूरी ने उन लोगों के दिलों में दुख को कम करने के लिए उसका सिर लेने की कसम खाई जो बचे थे। इसके साथ ही होरांग ने अंतिम वार करने के लिए उसकी ओर छलांग लगाई। सीईओ ने उनसे प्रतीक्षा करने के लिए विनती करने की कोशिश की, लेकिन उसकी किस्मत से जेरोम प्रकट हुआ और उसे वहां से बचा लिया। जाहिर है इससे बड़े आदमी को आश्चर्य हुआ। इससे बहुत अलग नहीं, शेरी को भी समझ में नहीं आया कि अभी क्या हुआ था। उस आदमी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने जीतने के लिए ड्रोन जैसे खिलौने चुने थे। यही कारण था कि गंजा आदमी उस स्थिति में पहुंच गया। एक लोहे की छड़ को पकड़कर हत्यारे ने पूछा कि क्या वह गलत था। दोनों की ओर सीधे देखते हुए लड़का कहता है कि वह शुरू करने जा रहा है। अभी भी भ्रमित लड़की सोचती है कि क्या वह आदमी एक नया दुश्मन है। ये देखते हुए कि भले ही इंसेक पूरी तरह से उसके तारों में उलझा हुआ था, उस पागल ने उसे ऐसे बाहर निकाला जैसे कि कुछ भी नहीं था। भाड़े के सैनिकों का नेता पूछता है कि पागल इतनी देर से आने के लिए क्या कर रहा था। हालांकि जेरोम बस इतना कहता है कि उनका ठिकाना उत्तर पश्चिम में 350 मीटर दूर एक खंडहर इमारत की 4थी मंजिल पर है और गंजे आदमी को वहां जाने का आदेश देता है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, ओरांग हत्यारे को दीवार के पास धकेल देता है। हालांकि टैंक को किसी बात से आश्चर्य हुआ। आखिरकार वह आदमी हंसते हुए कह रहा है कि वह थोड़ी मौज मस्ती करने के लिए वहीं रुकेगा। हताशा में रेडियो पर 6 चीखें उन्हें सभी ड्रोन को हवा में उड़ाने का आदेश देती हैं। उसके अधीनस्थों ने आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि उन्हें यह भी नहीं पता कि दुश्मन का नियंत्रण केंद्र कहां है। फिर भी नेता कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका सबसे अच्छा आदमी पहले से ही वहां मौजूद है। वह उन्हें सभी को मारने का आदेश देता है जबकि जेरोम उस आदमी को व्यस्त रखता है। सूरी उस आदमी के पास जाता है और कहता है कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। इससे उस बड़े आदमी का ध्यान क्षण भर के लिए भंग हो जाता है और हत्यारे को उस पर लात मारने और उसे दूर फेंक देने का अवसर मिल जाता है। जाहिर है ओरंग खुद को रोकने के लिए संघर्ष करता है। परेशान होकर वह स्वीकार करता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी इतनी दूर 120 किलो फेंक पाएगा, उसके रूप से यह देखते हुए कि वह अपनी पूरी ताकत भी नहीं दे रहा है। बड़ा आदमी स्वीकार करता है कि यह आदमी वास्तव में होनहार है। लड़की अपने दोस्त को बुलाती है, लेकिन वह अपने बॉस से चिंता न करने के लिए कहता है,
ये कहते हुए कि वह वहां चीजों का ख्याल रखेगा। लड़की कहती है कि वह ड्रोन को संभाल लेगी, उससे आदमी को नीचे ले जाने और उसे बेस पर लाने के लिए कहती है। वह कहती है कि यह एक आदेश है जो लड़के को अगले 5 मिनट में वहां काम खत्म करने के लिए कह रहा है, क्योंकि अगर चोटियां पहले आ जाती हैं तो यह खत्म हो जाएगा। हालांकि ओरियन किसी बात से बहुत डर जाता है। आखिरकार जेरोम लड़की के बगल में आता है, पूछता है कि क्या वह पहले ही जा चुकी है। वह उसे थोड़ी देर और रुकने के लिए कहता है, दावा करता है कि इस तरह से यह और भी मजेदार होगा। हालांकि बड़ा आदमी दिखाई देता है, उसे मुक्का मारने के लिए तैयार, हत्यारे पर एक जोरदार वार करता है जिससे वह उड़ जाता है। लड़का एक बार फिर उसे छोड़ने के लिए कहता है, उसे आश्वासन देता है कि वह जल्द ही पकड़ लेगा। लड़की बस सिर हिलाती है। इसके साथ ही वह जितनी तेज हो सकती है दौड़ने लगती है। होरोग मन ही मन स्वीकार करता है कि अगर वह हिचकिचाती तो वह उसे तब तक कोसता रहता जब तक वह चली नहीं जाती। वह आश्चर्यचकित है कि वह अपना संयम नहीं खो रही है, भले ही यह उसका पहला युद्ध है, ये कहते हुए कि यह उसके खून में होना चाहिए। लेकिन जेरोम हंसना शुरू कर देता है, ये पूछते हुए कि क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है, ये स्वीकार करते हुए कि अगर वह इस तरह के कुछ और मौके खाता है तो वह वास्तव में मर सकता है। बड़ा आदमी शिकायत करता है कि वह सीने पर सीधे प्रहार से कैसे बच गया और पूछता है कि वह आदमी कहां से आया है। उसका प्रतिद्वंद्वी कहता है कि वह फिलीपींस से है और समझाता है कि उसने सिर्फ दिलचस्पी के कारण कोरियाई भाषा सीखी और पूछता है कि इसका उच्चारण कैसा है। वे एक दूसरे को घूरते हुए आमने सामने खड़े हो जाते हैं। जेरोम ने माना कि हाल ही में उसकी जिंदगी बोरिंग हो गई है। उसने कहा कि उसे लड़ाई झगड़े और ऐसी ही चीजों की याद आती है। उसने अपना परिचय दिया और कहा कि वे दोनों खूब मौज मस्ती करेंगे। इसके साथ ही पागल ने वारन के चेहरे पर मुक्का मारा। जैसा कि उम्मीद थी, उसने भी जवाबी हमला किया। एक और वार की तैयारी करते हुए उसने अपना भी परिचय दिया। दुश्मन के पूरे शरीर पर कई हमले किए। मौके का फायदा उठाते हुए और अपरकट लगाते हुए हत्यारा घोषणा करता है कि उसे यह पसंद है। स्वाभाविक रूप से इस तरह का वार होरोग को चकित कर देता है। इससे पहले कि वह अपने होश में आ पाता, मनोरोगी एक और वार करता है। अभी भी वार सहते हुए बड़े आदमी को कोई याद आता है जिसने उसकी पहचान खोजी थी। नायक को याद करते हुए ये कहते हुए कि उसे उसकी क्षमताओं पर भरोसा था और जब वह चला जाएगा तो वह सब कुछ उसके लिए छोड़ देगा। अपनी मुट्ठी बंद करते हुए वह सोचता है कि वह आदमी उसकी क्षमताओं पर भरोसा क्यों करेगा। याद करते हुए कि पहले जिला युद्ध के दौरान वह ओजन गिरोह के मुख्य दस्ते का नेता था जब यह अभी भी नया था और गीजा याबीरी का मुखिया था, एक करीबी दोस्त जो सेवानिवृत्त होने से पहले गिरोह के लिए उसके साथ काम करता था। उस समय उसने अपने दोस्त से उस पर भरोसा करने के लिए कहा, उसे आश्वासन दिया कि वह सुनिश्चित करेगा कि हर कोई एक शानदार दृश्य वाले अपार्टमेंट में चले जाए। हालांकि सिरी के पिता का तर्क है कि वहां के अधिकांश लोग बुजुर्ग हैं, इसलिए वे वहां फिर से रहने के लिए 10 साल तक इंतजार नहीं कर सकते। वह कहता है कि वह लड़ेगा और अगर वह रास्ते में मर जाता है तो कम से कम उसे पता चलेगा कि उसने कुछ करने की कोशिश की थी। लेकिन किसी और चीज से पहले उसने एक एहसान मांगा, ये कहते हुए कि अगर वह मर जाता है तो वह जो भी उसके हाथ में आएगा उसे छोड़ देगा। बुरी तरह घायल होने के बावजूद ओरियन एक बार फिर उठता है, चिल्लाता है और प्रतिद्वंद्वी पर वार करने की कोशिश करता है। लेकिन जुरोन चकमा देने और जवाबी हमला करने में कामयाब हो जाता है, जबकि बड़ा आदमी स्वीकार करता है कि वह ओजांग गिरोह में शामिल हो गया ताकि यह पता लगा सके कि मजबूत होने का क्या मतलब है। हालांकि जो सत्य उसने पाया उससे उसे निराशा ही हाथ लगी। प्रतिभाओं से भरी एक दुनिया जो उसके ऊपर पहाड़ों की तरह खड़ी थी, जिसे पार करना असंभव था। शीर्ष 16 तक पहुंचने पर आदमी को आखिरकार एहसास हुआ कि उसकी क्षमताओं की सीमा यही थी। हालांकि उसके दोस्त की मौत ने उसे कुछ ऐसा एहसास कराया जो वह नहीं जानता था। यह स्वीकार करते हुए कि उसे मजबूत बनाने वाली चीजें पहाड़ नहीं बल्कि वे लोग हैं जिनकी उसे रक्षा करनी थी। जेरोम उस पर वार करता रहा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वारोंग हत्यारे का सिर पकड़ लेता है और उसे उसके शरीर के साथ लेकर भागता है, ये कहते हुए कि उसे टैंक के रूप में एक कारण से जाना जाता है, यह घोषणा करते हुए कि वह है जो रास्ता बनाता है ताकि दूसरे उसका अनुसरण कर सकें। उसका दुश्मन इस पूरे बदलाव से हैरान है। मुस्कुराते हुए अजीबोगरीब व्यक्ति कहता है कि फिस्ट पूरी तरह से दृढ़ विश्वास रखता है, दावा करता है कि उसे लगा कि वे शुरू से ही मजाक कर रहे थे। उसके पीछे दिखाई देता है। पागल कहता है कि अगर आदमी इसे गंभीरता से ले रहा है तो उसे भी ऐसा ही करना होगा। एक क्रॉबर को पकड़ते हुए जेरोम स्वीकार करता है कि यह मजेदार था, कहता है कि वह उसे बिना दर्द के आगे बढ़ने देगा। इसके साथ ही हैंगोंग सदमे में पूरी तरह से स्तब्ध हो जाता है।
एक बड़ा कट उसे क्षैतिज रूप से काटता है, यहां तक कि उसके सामने की दीवार को भी चीरता है, जिससे वह उसके ऊपर गिरने लगती है। कोई व्यक्ति उसके सभी कामों के लिए उसकी प्रशंसा करता है। अप्रत्याशित रूप से ताहा प्रकट होता है और दीवार को काट देता है, जिससे वह उस पर गिरने से बच जाती है। नायक होरांग से कहता है कि वह उसे वहां से आगे बढ़ने दे और उसके सारे काम के लिए एक बार फिर से उसका शुक्रिया अदा करता है। इसके साथ ही वह अपनी नजर जेरोम की ओर घुमाता है। उसे घूरते हुए हत्यारा कहता है कि वेंडेट्टा बहुत देर से आया है। लड़का कहता है कि अब से वह उसका प्रतिद्वंद्वी होगा, लेकिन सबसे पहले ताहा पूछता है कि क्या उसका साथी उन चोटों के बावजूद आगे बढ़ सकता है, जो स्पष्ट रूप से गहरे घावों से ढकी हुई हैं। ओरियन जोर देकर कहता है कि यह पर्याप्त नहीं था। दावा करता है कि वह ठीक है, उन्हें आश्वस्त करता है कि उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए उन्हें उसे मारना होगा। इसलिए नायक उसे एक ब्लॉक चलने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि एक स्ट्रीट लाइट के पास एक काली कार होगी। ट्रंक के अंदर इनो उसका इंतजार कर रहा होगा। वह घोषणा करता है कि वह यहाँ की चीजों का ध्यान रखेगा। आदमी से कार को उनके ठिकाने तक ले जाने के लिए कहता है। जेरोम पूछता है कि क्या उन्हें वाकई लगता है कि वह बड़े आदमी को इतनी आसानी से जाने देगा। हालांकि ताया उसके पैरों पर एक मैनहोल कवर फेंक देता है। जैसा कि अपेक्षित था, आदमी बस इसे अवरुद्ध कर देता है। नायक अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर चलना शुरू करता है। मुस्कुराते हुए लूनिक पूछता है कि क्या वह गंभीर है। जल्दी से अपने क्रॉबर का उपयोग करके मैनहोल कवर को हवा में पकड़ता है, कुशलता से उसे वापस फेंकता है और अधिक से अधिक उत्साहित होता जाता है। वेंडेट्टा जितनी तेजी से हो सकता है उसकी ओर भागता है, मुश्किल से उसे चकमा दे पाता है। दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रुकते हैं। हालांकि जुर्हम आगे बढ़ता है, एड्रेनालाइन के लिए अधिक से अधिक प्यासा लगता है। नायक कहता है कि जाहिर तौर पर वह आदमी वास्तव में उसका प्रतिद्वंद्वी होने का दावा करते हुए घूम रहा है। अजीबोगरीब व्यक्ति पूछता है कि क्या यह सच नहीं है। इसके साथ ही वे बेतुकी गति से वार पलटवार करने लगते हैं। हालांकि टी कहती है कि वह आदमी सिर्फ एक स्टॉक है, लेकिन हत्यारा हंसता रहता है, यह दावा करते हुए कि सब एक जैसा है। आसमान में कई विस्फोट होते हैं। सूरी हर ड्रोन को मार गिरा रही है। थकी हुई लड़की मानती है कि आसपास बहुत सारे ड्रोन हैं। इसके अलावा वह इस पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकती। अचानक रेडियो पर एक आवाज सुनाई देती है कि मुख्यालय बेस से लगभग 50 मीटर दूर चोटियों के साथ गोलीबारी कर रहा है। ग्रे कहते हैं कि स्थिति खतरनाक है, लेकिन उनकी स्थिति दुश्मनों के लिए उनके पास पहुंचना मुश्किल बनाती है। उन्हें चिंता न करने के लिए कहते हैं। वह कहते हैं कि जैसे ही वह आदमी वापस आएगा, युद्ध समाप्त हो जाएगा, इसलिए उन्हें तब तक डटे रहने की जरूरत है। लड़की उन शब्दों को सुनकर सोचती है कि शायद वह किसी खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। फिर उसे एक कार की आवाज सुनाई देती है। ट्रंक के अंदर निर्देशक था। अविश्वसनीय रूप से घायल होने के बावजूद वारोंग उसे वापस लाने के लिए वहां गया था। जाहिर है वह आदमी इस बात से डरता जा रहा था कि किस्मत ने उसके लिए क्या रखा है। बड़ा आदमी उसे गुड़िया की तरह चेहरे से पकड़ता है। वह सोचता है कि क्या युद्ध को खत्म करने का तरीका उस कीड़े की खोपड़ी को वहीं कुचल देना है। हालांकि अगर वह आदमी हार जाता है तो शे अकेले जेरोम का सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए वह सोचता है कि ओजोग से मदद मांगना बेहतर होगा। इसके साथ ही वह इन्यू के चेहरे को और भी कसकर दबाना शुरू कर देता है। खुद से कहता है कि यह वही है जो हर चीज के लिए जिम्मेदार है और उसकी मौत के बाद पीक और जुरोन को पीछे हटना होगा। हालांकि ताई और उसका प्रतिद्वंद्वी उसके ऊपर से गुजरे अभी भी लड़ रहे थे। हत्यारा नायक के ब्लेड को रोक रहा था। दोनों ने फिर से अपने हथियारों से भिड़ना शुरू कर दिया। आमने सामने एक बार फिर एक दूसरे को घूरते हुए वे एक दूसरे पर वार करते हैं। वेंडेट्टा अपने दुश्मन के पेट पर एक लात मारने में कामयाब हो जाता है, जिससे वह उड़ जाता है। वह आदमी रोकने के लिए अपने क्रॉबर का इस्तेमाल करता है। उठते हुए वह स्वीकार करता है कि उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसका प्रतिद्वंद्वी कोरिया में था, लेकिन वह कहता है कि उसे अब यह समझ में आने लगा है कि वह यहां क्यों आया था। वह एयर कंडीशनर को नष्ट कर देता है जहां उसने क्राउबार की नोक को चलाया था। वह नायक को यह कहकर आश्चर्यचकित करता है कि उनके जैसे हत्यारों के लिए वह जगह स्वर्ग है। उसे मारने की कोशिश करते हुए जेरोम पूछता है कि क्या एंडिटा सहमत नहीं है। जाहिर है लड़के को हमले से बचने में मुश्किल होती है। आखिरी उपाय के रूप में ताओ खुद को एक अपार्टमेंट के माध्यम से पीछे की ओर फेंकता है। हालांकि उसके प्रतिद्वंद्वी ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। वह पागलों की तरह हंसते हुए उसे फिर से मारने की कोशिश करता है। सुबोन पूछता है कि क्या ग्रे को यकीन है कि जब वह आदमी आएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लड़का कहता है कि उसे बिल्कुल यकीन है, जिससे मेजर घबरा जाता है।
पूछता है कि वह कौन है और उन्हें उस पर इतना भरोसा क्यों है। ग्रे पूछता है कि क्या सलाहकार को याद है कि समाचार में चिनवू परिवार के राजघराने को बुलाया जाता था। उसे सूचित किया जाता था कि तथाकथित आतंकवादी था। हालांकि वह उस आदमी से उन शब्दों को भूलने के लिए कहता है जो उसने अभी सुने हैं, ये कहते हुए कि वास्तव में वह आतंकवादी नहीं है जिसने शाही परिवार को मार डाला, क्योंकि भले ही वह आदमी चला गया हो, वह अभी भी उस शाही परिवार का हिस्सा है। इसलिए उसे राजसिंहासन का बाल कहना कहीं ज्यादा समझदारी भरा है। अपने मन में वेंडेटा को याद है कि पहली बार उनके रास्ते एक दूसरे से मिले थे। वे दोनों इंग्लैंड में थे और उनका लक्ष्य एक ही था। अचानक एक बड़ा विस्फोट सुरंग की दीवारों को हिला देता है। नायक और जेरोम लड़ रहे थे। लड़का ट्रेन की पटरियों पर गिर गया था। वह अपने क्रॉबर से खुद को सहारा देता है। नीचे देखते हुए वह हैरान लगता है। उसे एहसास होता है कि उसके पैर पूरी तरह से चकनाचूर हो गए थे। इस वजह से वह हिल नहीं सकता था और एक ट्रेन आ रही थी। लड़का ताहा से कुछ मदद की उम्मीद में ऊपर भी देखता है। हालांकि लड़का कुछ नहीं करता, दावा करता है कि उसे यकीन था कि उसने उस पल उसे मार दिया था। लेकिन फिर कुछ समय बाद एक मालवाहक विमान आसमान में उड़ता है। दो लोग उससे गिरने लगते हैं। नायक कहता है कि एक बार वह रूस भागने की कोशिश कर रहे एक गद्दार से निपट रहा था। तभी वे फिर से एक दूसरे से टकराते हैं, हवा में लड़ते हुए। वे मुक्त रूप से गिरते हुए वार करने लगते हैं, जब तक कि वेंडेट्टा उसकी बनियान पर वार करने में सफल नहीं हो जाता। पैराशूट का ट्रिगर काट देता है, अपना पैर उसकी छाती पर रखता है और उसे नीचे की ओर धकेल देता है। फिर भी उस बार भी उसकी मृत्यु नहीं हुई। इसके विपरीत जेरोम प्रत्येक टकराव के साथ मजबूत होता हुआ प्रतीत होता है। पागल आदमी हंसता रहता है, दावा करता है कि नायक का वार पर्याप्त नहीं था, ये कहते हुए कि यह बहुत सूक्ष्म अंतर पर निर्भर था, ये देखते हुए कि उसके दाहिने हाथ के वार बाएं हाथ के वार से कमजोर हैं। इसके साथ ही जेरोम तेजी से ताहा पर हमला करता है और कहता है कि वेंडेट्टा उसे कई मौकों के बावजूद मारने में विफल रहा, जिसमें आखिरी वार भी शामिल है। वह आदमी एक भयंकर शक्तिशाली वार करता है। नायक को एहसास होता है कि हमले के बाद उसका दाहिना हाथ कांपने लगता है, क्योंकि यह वही था जो बदला लेने के दौरान टूट गया था। उस क्षणिक व्याकुलता का लाभ उठाते हुए पागल उसके पीछे आता है और पूछता है कि क्या उसके जैसे किसी व्यक्ति ने वास्तव में उसके हाथ को चोट पहुंचाई है। लड़का वार को चकमा देने में सफल हो जाता है, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी कहता है कि उस देश में अपने संक्षिप्त अनुभव के बाद वह उसे समझ भी सकता है। जेरोम का कहना है कि यह मानना पागलपन होगा कि राष्ट्रपति की हत्या करके अराजकता का माहौल बनाने के बाद उस जगह पर महान लड़ाके नहीं हैं। वह दावा करता है कि फिर भी उन सभी में सबसे अच्छा अभी भी वेंडेट्टा है, क्योंकि उसे मौत के कगार पर धकेलने और हर बार उसे मजबूत बनाने वाला एकमात्र व्यक्ति वही है। वह आदमी अपनी लोहे की छड़ की नोक से पानी की टंकी को काटना शुरू कर देता है, इसकी संरचना में एक बड़ा घाव बना देता है और उस टुकड़े को अपने प्रतिद्वंद्वी पर फेंक देता है। ता के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं है। हत्यारा कूदता है, अपने दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाते हुए अंतिम प्रहार की तैयारी करता है। एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रहार करता है, जिससे धुएं का बादल उठता है। वह शांति से जमीन पर उतरता है, लेकिन उसे आश्चर्य होता है कि नायक वहां नहीं था। आश्चर्य होता है कि लड़का उससे कैसे बच निकला। वह क्रोध से कांपने लगता है, दावा करता है कि उसने स्पष्ट रूप से उसे मारा हुआ देखा है। यह महसूस करते हुए कि वह आसानी से दृष्टि से ओझल हो सकता है, वह अपने प्रतिद्वंद्वी द्वारा फेंके गए खंजर में से एक को रोकता है। जेरोम घोषणा करता है कि प्रतिशोध एक बार फिर विफल हो गया है और एक और मौका चूक गया है। हालांकि नायक उसे रोकते हुए आश्वासन देता है कि इस बार वह सुनिश्चित करेगा कि यह खत्म हो जाए। जैसे ही ब्लेड आखिरकार जमीन पर गिरा, ताहेल पहले से ही अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने खड़ा था। वह आदमी समझ नहीं पाया कि अभी क्या हुआ था। उसने पूछा कि क्या उसका प्रतिद्वंद्वी हमेशा इतना तेज था। हत्यारे ने एक वार किया जिससे उसके आसपास की हर चीज आधी कट गई। ताया ने कहा कि वह भी उसके जैसा ही है। उसने कहा कि वह भी मौत के मोह में जाता है, अपने प्रतिद्वंद्वी को वहीं खत्म कर देता है। इस बीच शूरी बेतहाशा छतों पर दौड़ रही थी। वह कहती है कि रेडियो के अनुसार यह ड्रोन का आखिरी बैच है और उसे जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकालकर बेस पर वापस लौटना है। लड़की दो आदमियों को एक शव ले जाते देखकर भ्रमित हो जाती है। उनमें से एक को उसकी मौजूदगी का पता चलता है। वह स्तब्ध होकर सोचती है कि क्या वे और भी दुश्मन हैं। हालांकि वह लड़का उसे नाम से पुकारता है और दावा करता है कि वह ओजोन गिरोह की एक विशेष बल इकाई से है। ये कहते हुए कि वे कैप्टन हम्मन के आदेश के तहत काम कर रहे हैं, वह आदमी खुद नायक के सामने प्रकट होता है। वह तुरंत चेतावनी देता है कि उसे मारने का आदेश मिला है। ताहा से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए।
उस असामान्य प्रश्न के बाद दोनों एक दूसरे को घूरते हैं। नायक उसे याद करता है। ये भी सोचता है कि उसे उसका स्थान कैसे पता चला।